कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स लोग मेरे। मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी फैमिली के साथ अच्छे से रह रहे होंगे। आपने वैक्सीन लगवा ली होगी। तो ठीक है, आज हम लोग शुरू करते हैं एक नया अकाउंटिंग प्रिंसिपल में। हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं एसेट्स का और लायबिलिटीज का, इन तीनों का रिलेशन। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और उसके बेस पे हम कुछ आपके एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली अभी हम शुरू करते हैं आपका यहाँ पे। आजकल ना टॉपिक जो थोड़ा होगा वो बेसिकली आपका जो उसके ऊपर ऐसा नहीं है कि आपका बहुत ज्यादा ये एग्जाम ओरिएंटेड है। ये मैं ईपीएफओ हटा देता हूँ, ये ईपीएफओ के लिए नहीं होगा। ये बेसिकली आपका 11th 12th और जो कॉमन साइज स्टूडेंट है, वेरी, पर ये ईपीएफओ के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इसमें कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं, इसमें कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो ईपीएफओ में आए थे। जैसे डेप्रिसिएशन क्या था आपका, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफर्ड एक्सपेंडिचर। तो आप लोग पढ़ लीजिए इसको, डिटेल में है थोड़ा, पर इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी वर्ड की इक्वेशन है, कोई भी वर्ड की काउंटिंग है ना, इस पे बेस होती है। जितना आपका एसेट है, जितना आपका सब सामान है, वो आपकी उधारी और आपके अपने पैसे के बराबर होना चाहिए। एसेट शुड बी इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। इक्विटी मतलब कैपिटल। मगर अगर आपके पास टोटल 30,000 रुपए हैं, जिसमें से अगर आपका 20,000 आपकी लायबिलिटी है, तो 10,000 आपकी इसमें इक्विटी होगी। 30,000 का आपने कोई बिजनेस खोला है, ठीक है, 20,000 आपने लोन लिया है, तो 10,000 बाकी बचे क्या होंगी, इक्विटी, जो कैपिटल आप अपने से लेके आए। एसेट शुड बी इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी, ये आपका थंब रूल है। ठीक है, ये चीज ना। अब आते हैं हम अपनी बात पे। आप हम समझेंगे इसको आपके क्वेश्चन के छोटे से न्यूमेरिकल के माध्यम से। आपने 22,000, आपने 20,000 का 1 जनवरी को आपने एक बुक शॉप खोली। ठीक है, परचे 3 जनवरी को आपने बुक स्टोर खोला। 3 जनवरी को आपने 4,000 का आपने सामान लेके आए, पेन पेंसिल उधारी पे, किसी पब्लिशर से आप बुक्स ले आए पब्लिशर से। जैसे भाई मुझे 1 महीने के लिए उधारी पे दो, जो जब मेरे को पैसा आएगा मैं आपको उधारी चुका दूंगा। आप वो क्रेडिट पे ले, क्रेडिट मतलब उधारी, क्रेडिट कार्ड होता है ना। ठीक है, परचेज स्टेशनरी, आपने स्टेशनरी खरीदी, पेन पेंसिल रबर वगैरह, अपनी बुक स्टोर आपका ये सब सामान होने चाहिए। 4,000 की कैश पे। एक चीज मैंने छोड़ दी, आपने लैपटॉप खरीदा, ये भी आपने खरीदा सेकेंड हैंड लैपटॉप अपने काम के लिए, अपने बिजनेस के काम के लिए, कितना, 6,000 रुपए का। अब आपने यू हैव मैनेज टू सेल बुक्स, आपने 6,000 रुपए का अपने सामान बेचा, जिसमें से आपको 3,000 का प्रॉफिट हुआ। ये सीक्वेंस वाइज है, ये 1 जनवरी को ये हुआ, 3 जन को ये हुआ, 6 जन को ये हुआ, और 20 जनवरी को आपने भैया 1,000 रुपए का आपने उधारी वापस कर दी। भैया ये तेरे पैसे हमने वापस ले। ठीक है, अब छोटी सी एक चीज में समझेंगे इसमें कि आपका इसमें एसेट कौन कौन सा है, लायबिलिटी कौन सी है, इक्विटी कौन सी है। एसेट मैंने बोला जो आपको इकोनॉमिक बेनिफिट दे, कौन कौन सा होगा आपका, आपका जो इन्वेस्टमेंट लेके आए थे, बिजनेस आपकी एंटिटी आपको पैसे फायदा देगी, आपका बिजनेस खोलोगे। बुक्स लेके आए थे उधारी पे बेचने के लिए, वो भी आपका एसेट हो जाएगा, उनको बेचोगे। लैपटॉप लेके आए थे पर्सनल के लिए, किसके लिए, ऑफिस के यूज के लिए लेके आए, तो ये भी आपका एसेट हो जाएगा। लायबिलिटी क्या हो जाएगी, जो आप बुक 4,000 पे आप उधारी पे लेके आए थे। ठीक है, इक्विटी क्या हो जाएगी इसमें, जो आप 20,000 रुपए आप अपना कैपिटल इन्वेस्टमेंट लेके आए, इक्विटी मतलब कैपिटल आप लेके आए। प्राइवेट प्राइवेट इक्विटी होता है ना, मतलब किसी ने, मतलब कुछ लोगों ने अपना पर्सनली, पब्लिक इक्विटी होता है मतलब लोगों ने शेयर से अपना उठा के शेयर बेचे कंपनी के, वहां से पैसा आया फिर कंपनी खड़ी करी। इसमें क्या है, प्राइवेट इक्विटी, अपना ही पैसा लेके आए आप, प्राइवेट इक्विटी। ठीक है, हम इसको एसेट लायबिलिटी और उसके माध्यम से समझते हैं कि ये हमारी गवर्निंग इक्वेशन है, ये हमारी बराबर होनी चाहिए। अब यहां मैं लिख देता हूं एसेट, यहाँ लेता हूँ लायबिलिटी, यहाँ लिख देता हूँ मैं इक्विटी। दिस शुड बी इक्वल टू दिस। ठीक है, राइटिंग का थोड़ा इशू आ सकता है। अब आपने 1 जनवरी को बुक स्टोर खोला, तो बिजनेस एंटिटी बन गई, वो जो आपको बेनिफिट देगी, तो आपका एसेट बन गया। खुद खोला और आपका ये इक्विटी लेके आए थे कितनी, मतलब अपना पैसा लेके, ये हो गया आपका 1 जनवरी का। अब
आपने 3 जनवरी को बुक खरीदी उधारी पे पब्लिशर से। 3 जनवरी को आपने बुक खरीदी 4,000 रुपए की। मैंने बताया था मॉनिटरी मतलब आप हर चीज मॉनिटरी में आप उसको बोल रहे हैं, मॉनिटरी वो आ रहा है मॉनिटरी प्रिंसिपल। हर चीज आपको पैसे के उसमें तोलनी है। आपने 4,000 की बुक आपने खरीदी 3 जनवरी को। 3 जनवरी को आपने 4,000 की बुक खरीदी, तो एक तरह से वो आपको एसेट भी जुड़ गया। और आपने उधारी पे ली थी, लायबिलिटी बन गई, और आपकी वो इक्विटी बन गई। ठीक है। जनवरी 6 को आपने सेकंड हैंड लैपटॉप खरीदा कैश में। ठीक है। आपने क्या खरीदा? 6,000 का आपने क्या खरीदा? लैपटॉप खरीदा आपने कैश में। देखिए, अब 6,000 का एक एसेट तो जुड़ गया, लेकिन साइड बाय साइड क्या हुआ? आपका 6,000 रुपए कैश गया भी तो, और कैश आपका एसेट होता है। ठीक है। ये वैसे का वैसे ही रहा, और वैसे ये भी हमारी इक्विटी तो हमारी कोई चेंज नहीं हुई, ये हमारी ये जीरो हो जाएगा। तो अभी तक क्या इक्वेशन बनी? अगर अगर मैं अभी कैलकुलेट करूं तो 24,000 इज इक्वल टू 24,000। अभी तो हमारा बढ़िया चल रहा है सब। ठीक है। अब ये कौन सा था तारीख को था आपका? 6 जैन को। ठीक है। ये 3 जैन को। अब आपने स्टेशनरी खरीदी 4,000 की। कब आपने? जनवरी 10 को। ये भी वही हिसाब हो जाएगा, +4,000 -4,000। यहाँ भी इक्वेशन कितनी बनी रही? ये कौन सा खरीदा आपने? 10 जैन। ठीक है। यहाँ भी इक्वेशन आपकी क्या हो रही? 24,000 इज इक्वल टू 4,000 प्लस 24,000। देख रहे हैं मैं प्लस माइनस क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आपका कैश गया है, आपका एसेट गया है, और आपका एक एसेट जुड़ा है। ठीक है। इसलिए प्लस माइनस। यू हैव मैनेज टू सेल बुक्स, ये बढ़िया कॉन्सेप्ट है। आपने 6,000 का आपने सामान बेच दिया, जिसमें से आपको 3,000 का प्रॉफिट हुआ जनवरी 15 को। अब ध्यान से देखिएगा इस बात को। अब मैं बात करूं, 6,000 का मेरे को क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। 6,000 का मैंने सामान बेचा। ठीक है। 6,000 का सामान, 6,000 का सामान बेच दिया, मतलब 6,000 मेरे एसेट में आ गए। लेकिन जिसमें से मेरे को 3,000 का हमारा प्रॉफिट हो गया। ठीक है। एक मिनट फ्रेंड्स, एक सेकंड बस, एक मिनट। लेकिन आप ये देखिए, अगर 3,000 का, आप देखिए इक्वेशन सही हो रही है। 24+6 30, 24 और 27 कितना हो गया आपका? कितना हो गया? 24 और 27 कितना हो गया आपका? 27 और 4 41,000। तो मतलब कहीं ना कहीं आपका इक्वेशन में आपकी गड़बड़ी आ रही है। क्यों आ रही है? मैं बताता हूँ। अगर आपने 6,000 का सामान बेचा है, ठीक है, लेकिन उसमें 3,000 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, तो बाकी के 3,000 क्या चले, कहाँ चले गए? मतलब आपका 3,000 का एसेट आपका कम हुआ। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 10 रुपए का कुरकुरे था, आपने उसको 15 रुपए में आपने उसको बेच दिया। प्रॉफिट कितने का हुआ आपको? 5 रुपए का, 15 - 10। लेकिन आपके हाथ से 10 रुपए का कुरकुरे भी तो गया है। वही कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे है। तो क्या होगा? माइनस कितना हो जाएगा आपका? 3,000। ठीक है। तो कितना बच गया आपका ये? -3 + 6,000 कितना हो गया हमारा ये? 3,000। समझ रहे हैं बात को? मैं दोबारा एक बार समझा देता हूँ आपको ये, कि आपने सपोज कीजिए 10 रुपए का आपका एक आपका पेन था। ठीक है। अब आपने क्या करा, उसको कितने में बेच दिया आपने उसको? कितने बेचा आपने इसको? 15 रुपए में आपने उसको बेच दिया। लेकिन साइड बाय साइड क्या हुआ आपका, कि वो लेकिन अगर आपने 10 रुपए का पेन बेचा है, तो आपका एक एसेट भी तो लॉस हुआ है। 10 रुपए का एसेट भी तो आपका कम हुआ है ना एक।
आपका 5 रुपए मुनाफा हुआ है, वही चीज आपकी यहाँ पे आपकी लगी हुई है। ठीक है, ये समझ गए बात को? ठीक है, ये 20,000 है हमारा। ठीक है, 20। अब देखते हैं हमारी इक्वेशन सही है कि नहीं। 24,000 हमारे एसेट में थे, 3,000 आपके और आपके जुड़ गए एसेट में, तो कितना हो गया? 27,000। ठीक है, 4,000 हमारे पास पहले ही चल रही है लाइबिलिटी, प्लस 20 और 3 23, 27,000 इक्वल टू। ठीक है, ये कौन सी जनवरी की बात थी? 20 जनवरी तक की। अब 1,000 रुपए आपने क्या करे, क्रेडिटर को आपने वापस कर दिए। ठीक है, आपने जो 4,000 का सामान ही लिया था, आपने क्या करा, उसमें 1,000 रुपए आपने उसको माइनस कर दिए, भैया 1,000 रुपए रख ले अपने वापस। होगा क्या, कैश दिया आपने। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को अगर मैं यहाँ कंटिन्यू करूं, तो 27,000 में से क्या होगा आपका, माइनस कितना हो जाएगा आपका? 1,000 रुपए। ये एसेट है हमारा, और लाइबिलिटी से 4,000 हमसे कितने बच जाएंगे, क्योंकि 1,000 रुपए हमने उसके दे दिए, तो 3,000 ही तो बचा। और यहाँ कितना बच जाएगा हमारे पास? 23,000। तो 26,000 इज इक्वल टू 26। ये होती है हमारी एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस। अगर सपोज कीजिए आप, अगर 1,000 रुपए आपने किसी आपने उसको किसी अपने तनख्वाह से दे दिए होते, तनख्वाह के लिए दे दिए होते, तब क्या करते हैं? आपने लेबर रखा 2,000 रुपए महीने का। ठीक है, आप तब क्या करते? उस केस में आपका कैश तो कम होता ही होता, साइड बाय साइड आपकी इक्विटी भी 2,000 रुपए आपकी कम होती। जब आप एक्सपेंस कम कर देते हैं तो आपकी इक्विटी भी आपकी कम होती। इसलिए आपने देखा होगा जितने भी आपके लोगो इसलिए निकालते हैं ज्यादातर, ताकि उनकी इक्विटी बनी रहे। ज्यादा इक्विटी होगी तो आपको ज्यादा लोग लाएंगे, आप ज्यादा तनख्वाह देंगे, आपकी इक्विटी कम होती रहेगी। उतने स्टेक होल्डर बन जाते हैं ना कंपनी में। तो इसलिए क्या होता है आपका, यहाँ पे इक्विटी भी साथ साथ आपकी कम होती है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम बात कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने बताया था कैपेक्स होता है। ये होता है आउटफ्लो ऑफ फंड्स। आपने एक बिल्डिंग खरीदी, एसेट एक्वायर करने, एसेट बन गया आपका 2 लाख रुपए की, तो ये हो गया आपका कैपेक्स। लेकिन इस बिल्डिंग में आपने मजदूर रखे हुए हैं काम करने के लिए, क्योंकि काम करेंगे। ठीक है, पेंटिंग करेंगे, आप इस बिल्डिंग को बेचेंगे। ठीक है, तो वो कहलाता है आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब आउटफ्लो ऑफ फंड टू एक्वायर एसेट, उसे कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन जब हम कुछ खर्चा करते हैं करंट अकाउंटिंग पीरियड में अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए या रिवेन्यू अर्न करने के लिए, उसे हम कहते हैं आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, रेवेन्यू अर्न करने के लिए जो भी आपका एक्सपेंस लगेगा, उसे कहेंगे आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो आपका एसेट एक्वायर करने के लिए पैसा लगेगा, उसे हम समझेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैं समझाऊंगा, बहुत अच्छी चीज है। आप इस क्वेश्चन को समझेंगे और बाद में इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ये मेरा क्वेश्चन है। इस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या होता है? आप बाइक लेते हैं, हर साल उसकी वैल्यू घटती रहती है। आज हमने 50,000 की ली, ऐसा तो नहीं 50,000 कमी में बिकेगी, अगले साल वो 45,000 की हो जाएगी, उसके अगले 30,000 की हो जाएगी। ऐसे करते करते आपकी वैल्यू घटती रहती है। तो क्या ये डेप्रिसिएशन कैपिटल एक्सपेंडिचर है? ठीक है, बिल्डिंग में भी ऐसी होता है। ठीक है, तो क्या ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, हम समझेंगे। ये इसको आप रहने दीजिए, इस चीज को थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी आपको आगे चलते। कैपेक्स डिटरमाइन करने के 3 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर वो पैसा जो है आपका एसेट एक्वायरी के लिए जा रहा है, तो कैपेक्स होगा। अगर उसी एसेट को वर्किंग कंडीशन में डालने के लिए, जैसे इंस्टॉलेशन, ट्रांसपोर्टेशन के लिए पैसा खर्च हो रहा है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कराएगा। इंक्रीजिंग कैपेसिटी ऑफ
एसेट है। मतलब अगर आपके पास एक मशीन थी, ठीक है, टाइपराइटर था, सर कंप्यूटर था आपका एसेट, जिसकी 1 जीबी रैम थी और जो था आपका 60,000 रुपए का कंप्यूटर था। आपने कहा भाई उसकी रैम बढ़ा दो, आपके 10,000 रुपए एक्स्ट्रा लगे, तो वो आपने उसकी कैपेसिटी बढ़ाई है अपने कंप्यूटर की, तो वो आपका कैपेक्स हो जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों हो जाता है? अगर आप उसको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बताओगे, ठीक है, उससे क्या होगा, आपका वो इस साल अकाउंटिंग तो हो जाएगा, लेकिन अगले साल वो आपका फिर दोबारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आपका वो आएगा, प्रॉफिट आपका कम हो सकता है। और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मतलब, ये क्वेश्चन आपका ईपीएफओ में आया था। प्रिलिमिनरी मतलब जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जो आप लीगल अमाउंट देते हैं, ब्रोकरेज देते हैं, आप एफिडेविट बनवाते हैं, वकील का खर्चा देते हैं, वो सब जो एक्सपेंसेस होते हैं वो आपके भी आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपके बिजनेस स्टार्ट करने इंसेप्शन, ठीक है। अब आता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैसे डिटरमाइन करना। मैंने बताया था अगर कोई भी एक्सपेंडिचर आपका डे टू डे बिजनेस में आपका एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व हो रहा है, जैसे वेजेस हो गया, सैलरी हो गया, ठीक है, वो आपका कहलाएगा आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। कोई भी एक्सपेंडिचर कंज्यूमेबल आइटम्स में आपका इन्वॉल्व हो रहा है, मतलब जैसे आपका इंजन, आपने ऑयल डाल दिया मशीनरी में, रॉ मटेरियल खरीद लेते हैं आप, अगर आपको ऑफिस है तो स्टेशनरी खरीद लेते हैं आप, तो वो आपका आता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में, ठीक है। अब जब एसेट्स को मेंटेन करने के लिए जो खर्चा आप करते हैं, उसे हम कहते हैं आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेप्रिसिएशन होता है, आपका घिसती है ना चीजें, जैसे मतलब आपका कोई भी चीजें घिसती है, मतलब गाड़ी है उसके अंदर गियर्स होते हैं, घिसते हैं, उनकी लाइफ कम होती रहती है, लेकिन उसको आप मेंटेन करते हैं, ऑयलिंग करा ली, सर्विसिंग करा ली, उन सबको मेंटेन करने के लिए जो खर्चा हमारा होता है उसे हम कहते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसीलिए डेप्रिसिएशन को हम आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में हम आपका involve, समझ गए बात। क्वेश्चन जरूर पोस्ट कीजिएगा, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। एक होता है डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, बड़ा मस्त कॉन्सेप्ट है। जब आप कोई भी ऐसा खर्चा करते हैं जिसका आपको 1 साल से ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, मतलब आपने एडवर्टीजमेंट पे आपने खर्चा करा, अब उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि आपने कोई एसेट तो आपने एक्वायर करा नहीं है, लेकिन आपका फायदा आपको उसको अगले साल भी होगा, उसके अगले साल भी होगा, आपके प्रोडक्ट पे आपको ना एडवर्टीजमेंट बनाया। इंश्योरेंस आप प्रीमियम पे करते हैं, वो तो इस साल आ जाएगी, ठीक है। अगर आपका 8,000 की इंश्योरेंस है, 500 का आपने इस साल अपने प्रीमियम, आपका भैया उसने बोला आपको 12,000 पे करने हैं टोटल, आपने बोल दिया ठीक है भाई मैं 12,000 पे करूंगा, 1,000 रुपए साल का पे करूंगा मैं 12 साल, ठीक है। इसका दो चीज समझिएगा, इसका बेनिफिट कब मिलेगा इंश्योरेंस प्रीमियम को, आपके आने वाले अकाउंटिंग पीरियड में, ठीक है। लेकिन इसको आप कैसे लिखते हैं बैलेंस शीट में, भाई आपने बोल दिया 1,000 रुपए मैं अभी दूंगा, ठीक है, तो ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाएगा या एक्सपेंस में आ जाएगा, बचे 11,000 वो आएगा आपका डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, मतलब डिफर कर दिया हमने 1 साल से ज्यादा और इसको आगे बढ़ा दिया या लेट कर दिया, डिफर मतलब होता है लेट कर, ठीक है। कोई भी एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट आपको एक, कोई भी ऐसा एक्सपेंस या रिवेन्यू आपको, आपने कोई ऐसा खर्चा करा है जिसका रिवेन्यू आपको 1 साल से ज्यादा मिलेगा, तो उसे हम कहते हैं आपका डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंस, से एडवर्टीजमेंट हो गया, इंश्योरेंस आपने प्रीमियम पे कर दिया, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन कभी वो नहीं सकती, आप उस साल खर्चा कर रहे हो, भैया मशीन मेरी डेप्रिशिएट हो रही है, खराब हो रही है, इसको ऑयलिंग करो उसकी, ताकि मुझे इस साल इसको सामान बेचना है, मशीन खराब होगी तो सामान नहीं बेच पाऊंगा, ठीक है।
आप देखते हैं शॉर्ट टाइप, हम कैपेक्स और रिवेक्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपेक्स में वो करेंगे फटाफट। वेजिस पेजेस, रेवेन्यू क्यों, आपके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, मशीन चला रहे हैं, प्रॉफिट होगा, रेवेन्यू आएगा। रेंटिंग ऑफिस स्पेस, ये क्या होगा आपका, रेंटिंग ऑफिस पे क्या होगा, डिफर्ड होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपने रेंट तो ले लिया, लेकिन आप हर साल रेंट दोगे, लेकिन हर साल आप सपोज करो 1 लाख रेंट दे रहे हो, लेकिन आपका इसका फायदा अगले साल भी मिले, हर साल मिलेगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका ये डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसलिए हम लोग ज्यादातर लोग रेंट करते हैं, खरीदते नहीं, फायदा होता है, ठीक है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर्स, ये मैंने आपको बता दिया, जो भी आप बिजनेस इनकॉर्पोरेट करते हैं, शुरुआत करते हैं, वो जो खर्चा होता है आपका, वो क्या कहलाता है आपका, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर। ये क्या हो जाता है आपका, कैपेक्स। एडवर्टीजमेंट मैंने अभी बताया, डिफर्ड, फायदा आपको आने वाले साल में मिलेगा। डेप्रिसिएशन, मशीन पे खर्चा हो रहा है, एक्सपेंसेस और मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पेड इंजीनियर सम ऑफ मनी इंस्टॉलिंग मशीन कमी, जल्दी बताइए क्या हो गए, आपने इंजीनियर को पैसा पे करा है, 10,000 रुपए मान लीजिए कि भैया मेरी मशीन इंस्टॉल कर लो यहाँ पे। इंस्टॉलिंग का जब भी मैंने बोला जो भी खर्चा होगा वो क्या कहलाएगा आपका, कैपेक्स, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा लगा आप लोगों से पढ़ाया। कल मैं रिवेन्यू प्रॉफिट वेडनेसडे को मैं रिवेन्यू कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट, वो सब मैं आपका लेके आऊंगा और क्वेश्चंस में आपके, ठीक है, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।